आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या होता है जब एक एम्पैथ को अपनी जिंदगी की आधी उम्र बीत जाने के बाद ये पता चलता है कि उसका जो पार्टनर है वो एक नार्सिसिस्ट है। और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि क्यों एक नार्सिसिस्ट को हम शुरुआती तौर पे पकड़ नहीं पाते हैं, क्यों हमारी आंखों में पट्टी बंदी होती है। और हम ये भी देखने वाले हैं कि क्यों आधी उम्र बीत जाने के बाद ही नार्सिसिस्ट अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट करते हैं। और एम्पैथ जब ये जान जाता है कि उसका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, उसके सारे पैटर्न्स को डिकोड कर लेता है, तब ऐसे सिचुएशन में एम्पैथ ने कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज रजनी श्री मुकुंदा। दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट, नार्सिसिज्म, सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे ही एम्पैथ को अपनी आधी उम्र बीत जाने के बाद इन चीज़ों का पता चलता है कि वो जिस पार्टनर के साथ इतने सालों की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए आए हैं वो एक नार्सिसिस्ट है, तो मान लीजिए एम्पैथ के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक्ड रह जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है, क्या मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी? इतने सालों से मैंने ये सारी चीजें नोटिस क्यों नहीं किया? क्यों मैं नहीं समझ पाई इतने सालों से? समझ पाया या समझ पाई? अब ये रिएक्शन तो हर किसी का होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट दोनों ही हो सकते हैं। अब एम्पैथ के मन में अचानक से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि इतने सालों की ज़िंदगी मैंने सिर्फ और सिर्फ झूठ और दिखावे के लिए ही मैंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। अब वो अपने खुद के वजूद पे या फिर अपने फैसलों पे भी डाउट करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब उनका कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं। थोड़े समय के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक हो जाते हैं पूरी तरीके से, कुछ सोच नहीं पाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो ये सवाल आप में से भी बहुत से लोगों के मन में आया ही होगा जब आपको अचानक से ये शौक लगा कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है। सबसे पहले तो आप सभी को ये बात बता दूं, नार्सिसिस्ट कोई गाली नहीं होती है। ये एक तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये अवेयरनेस के लिए है, ठीक है। तो इसे पर्सनलाइज मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है सिर्फ एम्पैथ तक ही नहीं जाती है, नार्सिसिस्ट भी देखते हैं। सेकंड है बिट्रेयल ट्रॉमा, मतलब भावनात्मक सदमा। एक एम्पैथ को जब ये असलियत का पता चलता है कि उसका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, उसको बहुत गहरा सदमा पहुंचता है और फिर वो ये सोचने लग जाते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने इतना समय दिया, इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया, इतने बार उन्होंने हमें फिजिकल एब्यूज किया, गाली गलौज किया, मारपीट किया, जो भी किया है, हम हर चीज़ को सहते हुए इतनी ज़िंदगी इसके साथ निकाल रहे थे। लेकिन जब उसे पता चल जाता है, एम्पैथ को ये पता चल जाता है कि ये तो हमेशा का ही है, मतलब ये कभी लाइफ लॉन्ग चेंज होने वाले नहीं हैं। हालाँकि ऐसे होते हैं रिश्तेदार या फिर परिवार वाले कि अक्सर ये कहते हुए आपने सुना होगा, बेटा कुछ दिनों की बात है, बस एक बच्चा कर लो, बदल जाएगा। आदमी ही तो है, आदमी ऐसा होते हैं, कुछ दिनों बाद बदल जाते हैं। बच्चे हो जाने के बाद उनका मन बदल जाता है, थोड़े नरम हो जाते हैं, बट ये रेड फ्लैग है। बच्चा 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन वो कभी नहीं बदलने वाले और वक्त के साथ वो बदल जाएंगे, बूढ़े होने के साथ बदल जाएंगे। अगर आप ये भी सोच रहे होंगे तो नार्सिसिस्ट वक्त के साथ और ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये आप जान लीजिए। क्योंकि ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही है, तो आपको सच्चाई से अवगत कराना मेरा काम है। उस टाइम पे सच में एक एम्पैथ के मन में यही चलता है कि मैंने इतने सालों की ज़िंदगी, अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना वक्त, सब कुछ तो दिया था और इसके बदले में मुझे क्या हासिल हुआ? सिवाय धोखे के कुछ नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली बात होती है और उस टाइम पे एम्पैथ बहुत ही अंदर से टूटा हुआ होता है, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। थर्ड है रिग्रेट, यानी कि पछतावा। अब एक एम्पैथ को यही अफसोस होता है कि इतनी ज़िंदगी तो मैंने बर्बाद कर दी है, जो मेरा वक्त गया है वो लौट के तो नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ का अफसोस तो हर एम्पैथ को होता ही है।
अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसे वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपनी आने वाली ज़िंदगी को बचाने के लिए वो अब सोच में पड़ जाते हैं। फोर्थ है मानसिक और शारीरिक थकान। इतने सालों की ज़िंदगी में नार्सिसिस्ट ने न जाने कितने बार एक एम्पैथ को मैनिपुलेट किया है, गैसलाइट किया है, कहीं न कहीं उसे फिज़िकल अब्यूज़ भी किया है, वर्बल अब्यूज़ भी किया है। वही गाली-गलौच, मारपीट, माइंड गेम खेलना, हमेशा उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना, तो ये सारी चीज़ें जो है एक एम्पैथ को थका देने वाली होती हैं। और जब एम्पैथ जाग जाता है लेकिन तब तक उसकी पूरी थकान निकल रही होती है। उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि अब वो काफ़ी थक चुका है इस रिश्ते में, मानसिक और शारीरिक तौर पे। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि वो थकने के साथ जाग भी जाता है। अब उसे पता है कि अब नींद से जागने का टाइम आ गया है। अब तो कुछ करना ही है, कोई स्टेप तो लेना ही है, वरना उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएँगी, बची-कुची जो भी ज़िंदगी है। तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट स्टार्टिंग में क्यों नहीं पकड़ में आते हैं। तो इसके पीछे वजह लव बॉम्बिंग है। कहीं न कहीं नार्सिसिस्ट ने अपने प्यार का जादू फैलाया हुआ था, आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, बहुत सारे गिफ्ट्स ला के देना, कहीं अच्छी जगह पे टूर पे घुमाने-फिराने लेके जाना या फिर बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है हर इंसान चाहता है। तो वो शुरू-शुरू में ये सिर्फ़ आपका विश्वास जीतने के लिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई पता होती है कि वो ज़्यादा समय तक ये टिका नहीं पाएँगे। ये शुरू-शुरू में हर कोई नार्सिसिस्ट करते ही है, जो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और आप इस भ्रम में रहते हो कि शायद सारी ज़िंदगी आपकी ऐसी ही निकलने वाली है। लेकिन रुकिए, नार्सिसिस्ट आगे बदलने वाला है। नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे से जानता है कि वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उसका लव बॉम्बिंग वाला जो खेल है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि उसे प्यार जताना आता नहीं है, नार्सिसिस्ट को प्यार करना आता ही नहीं है। उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, हमारी तुम्हारी तरह। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावा कर सकते हैं, एक झूठा खेल रच सकते हैं, लेकिन रियलिटी उनकी बहुत डिफरेंट होती है। वो एक कॉपीकैट की तरह होते हैं। मान लीजिए आप बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे हो और उनके लिए गिफ्ट्स ला रहे हो या फिर उनके लिए अवेलेबल रह रहे हो। वो देख लेते हैं कि किस तरह ये किया जाता है। तो कुछ समय की कॉपी वो कर लेते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर देते हो। लेकिन नार्सिसिस्ट को ये सब करने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए क्योंकि नार्सिसिस्ट प्यार का सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा ही कर सकते हैं। उन्हें प्यार करना आता नहीं है, उनमें इमोशंस बिल्कुल नहीं होते हैं। जी हाँ, उनमें इमोशंस बिल्कुल नहीं होते, एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी और की कॉपी कर सकते हैं कि कोई और कैसे प्यार दिखा रहा है और सामने वाला कैसे खुश हो रहा है। ये कुछ समय का एक ड्रामा समझ लीजिए आप, ये वही होता है। लेकिन अंदर से वो एम्पैथी जो बोलते हैं, प्यार जो बोलते हैं, एहसास जो बोलते हैं, फीलिंग्स, वो सब उनमें नहीं होते हैं। तो नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छे से पता होता है कि जब सामने वाले पे बहुत प्यार लुटाया जाता है और उनके लिए एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, तो सामने वाला जो है आपके प्यार में पड़ जाता है और अपनी बाउंड्रीज वीक कर देता है, अपनी हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती एम्पैथ करते ही है। तो ये नार्सिसिस्ट का एक माइंड गेम होता है जो स्टार्टिंग में हर एम्पैथ उनके झांसे में आ ही जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही बाउंड्रीज वीक हो जाती है तो धीरे-धीरे नार्सिसिस्ट जो है अपना असली खेल दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो आपको डिवैल्यूएशन के स्टेज में लेके जाता है जहाँ पे आपके हर वो चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, आपको हमेशा नीचा दिखाना, कुछ न कुछ गलत बातें बोलना, तो ये सारी चीज़ें फिर वो शुरुआत कर देते हैं। फिर आपके मन में अचानक से ये सवाल आता है कि कुछ दिन तो अच्छे जा रहे थे, मतलब अभी शुरुआत के दिन तो अच्छे चल ही रहे थे, फिर अचानक मेरे पार्टनर को हो क्या गया है? क्या किसी ने आपके खिलाफ कान भरे होंगे नार्सिसिस्ट के? या फिर आपके पड़ोस वाले हो सकते हैं या रिश्तेदार वाले हो सकते हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप ये सोच में पड़ जाते हो। नार्सिसिस्ट के साथ लाइफ जियोगे ना, आप एनी टाइम कन्फ्यूज़न में जियोगे। आपको हमेशा डाउट होते ही रहेगा। हर वो इंसान, हर वो शख्स पे आपको डाउट होते रहेगा, जिस शख्स से नार्सिसिस्ट बात करते हैं।
नार्सिसिस्ट ऐसे ही डाउट में डालते हैं आपको। अब हो सकता है कि वो उसका खुद का हो, उसके ही दिमाग का हो, लेकिन आपके माइंड में यही आने लगता है कि हो सकता है कि उनके रिश्तेदारों में किसी ने बोला हो, या फिर उनके कोई फ्रेंड्स हैं जो भड़का रहे हो, जिस वजह से आपकी लाइफ अब धीरे-धीरे खराब हो रही है। लेकिन एक बात है, नार्सिसिस्ट जब आपके साथ आपकी लाइफ में आते हैं तो सिर्फ एक नार्सिसिस्ट ही नहीं होता है, उसकी फैमिली में ऐसे कई सारे लोग होते हैं, वो भी नार्सिसिस्ट ही होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक नार्सिसिस्ट के साथ हम बहुत सारे नार्सिसिस्ट को झेल रहे होते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर पार्टनर यदि नार्सिसिस्ट है, तो उनके पेरेंट्स या फिर उनके ही घर में कोई न कोई और नार्सिसिस्ट आपको मिलेंगे ही। आपको उनके हर वो पैटर्न्स में नार्सिसिज़्म नज़र आएगा ही। ये कहीं न कहीं उनके फैमिली से आया हुआ ही रहता है। मतलब नार्सिसिस्ट कोई अचानक से कोई ऊपर से आया वाला नहीं है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो ये परिवार में और भी कोई सदस्य होते हैं जिनके अंदर वो बात होती है, उन्हीं से ये वो गुण जो है अडॉप्ट किए हुए होते हैं। बचपन से वो सारी चीज़ें देखते हैं, काफ़ी लंबे समय से ये सारी चीज़ें वो नोटिस करते हैं, तो ये नार्सिसिज़्म को वो खुद भी अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन एक बात है, जब स्टार्टिंग में नार्सिसिस्ट आपको गैसलाइट किया होगा, जब मैनिपुलेट किया होगा, आपके साथ फिज़िकल अब्यूज़ किया होगा, वर्बल अब्यूज़ किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ाई के बाद फिर ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो लव बॉम्बिंग करते हैं। तो शुरुआत में यही सब चलता रहता है, कभी डाँटना, मारना, गाली-गलौज करना, नीचा दिखाना या फिर कुछ ऐसी कड़वी बातें बोल देना, फिर अगले ही पल फिर से प्यार से बिहेव करना। तो ये शुरुआती तौर पे जो है आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। बोलने का अर्थ ये है कि ये जो सेकंड स्टेज होता है, ये पूरा कन्फ्यूज़न में निकल जाता है। यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपका पार्टनर आखिर आपके साथ जो कर रहा है, ये क्या है? अब आपका माइंड एकदम से उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। कभी एकदम से बहुत ज़्यादा गालियाँ सुन लेते हो या फिर उसकी कड़वी बातें सुन लेते हो। फिर कभी अचानक से आपको कहीं घुमाने-फिराने का प्लान एकदम सडनली चेंज हो जाते हैं ये लोग। कि आज जल्दी से रेडी हो जाओ, हम यहाँ मूवी देखने चले जाते हैं, या फिर आपको अचानक से गिफ्ट्स ला के देना। उसे पता होता है कि कहीं न कहीं अभी आप परेशान हो रहे हो, तो नार्सिसिस्ट से दूर ना हो जाओ। वो कंट्रोल हासिल करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, आपको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पहले तो मैनिपुलेट जितना करना है करेंगे, गैसलाइट करेंगे, मारेंगे, गाली-गलौज करेंगे। लेकिन इसके बाद जब आप बहुत परेशान हो, अब आप बात नहीं करना चाहते उससे, अब वो डर जाते हैं। कहाँ उसका कंट्रोल छीन जाएगा, कहाँ उसे आप छोड़ के चले जाओगे या किसी और से वो सारी बातें शेयर कर दोगे। इसी डर के मारे वो फिर से आपके साथ फिर से प्यार से बर्ताव करते हैं। फिर आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, फिर धीरे-धीरे फिर गायब हो जाते हैं। फिर ये स्टार्टिंग में इसलिए नहीं पकड़ में आते हैं कि इनका जो एक अलग ही लेवल का गेम होता है। पहले प्यार दिखाना, फिर उसके बाद फिर अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा बरसाना, फिर उसके बाद फिर जब आप गुस्सा करने लगो या फिर आप बिल्कुल बात ना करने लगो, फिर उसके बाद फिर बहुत प्यार दिखाना, घुमाने-फिराने लेके जाना, गिफ्ट्स देना, फिर एकदम से गायब हो जाना, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना। ये सारी चीज़ों की वजह से आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। तो शुरुआती तौर पे तो आपकी पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूज़न में ही निकल जाती है। मतलब आपके बीच में यदि नोक-झोंक भी शुरू हो जाती है, तो मान लीजिए आप उनकी किसी गलती पे आप बोलते हो, तो वो बात साइड रह जाती है। असली मैटर साइड में रह जाता है हर बार, आपने नोटिस किया होगा। लेकिन लड़ाई किस बात पे होती है, आपने क्यों रिएक्ट किया? आपने ऊँची आवाज़ में कैसे बातें किया? आप इस तरह डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? तो इन सारी चीज़ों पे लड़ाई होगी। आपकी ही बातों पे लड़ाई होगी, लेकिन वो नार्सिसिस्ट हमेशा खुद को सेफ रख के चलते हैं, चाहे गलती उसकी लाख क्यों न हो। चाहे उसने न्यू सप्लाई ढूँढ लिया हो, किसी और से अपोज़िट जेंडर से बात कर रहे हो, कहीं और इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, वो सारी चीज़ें करने के बावजूद भी नार्सिसिस्ट ऐसे डाउट में डालते हैं अपने पार्टनर को, हमेशा यही जताते हैं कि तुमने गलती की है, तुम डाउट करते हो।
तुम्हारी आदत की वजह से मुझे बाहर रहना पड़ता है, घर से ज़्यादा बाहर रहना पसंद आता है। घर में आने के लिए डर लगता है कि कब किस बात पे तुम लड़ाई करना स्टार्ट कर दोगी। तो ये सारी चीज़ें हर नार्सिसिस्ट करते ही है। तो ये नार्सिसिस्ट की सोची समझी प्लान होती है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि यदि आपके पास नहीं आएँगे, आपको वक़्त नहीं देंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी बहुत होगी। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं कि अचानक से प्यार बरसाना, फिर गायब हो जाना, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना, तो ये सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ ही ना सको। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी पास्ट लाइफ़ में आपने कभी भी कुछ करना चाहा, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ अचीवमेंट करने की, तो नार्सिसिस्ट ने हमेशा आपको घर के कामों में उलझा के रखा होगा। कभी फैमिली, कभी बच्चे, कभी उनके आपकी खुद के इन-लॉज़ के बारे में, कभी उसकी खुद की तबीयत के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को लेके आपको उलझा के रखते हैं, ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो सको, ताकि आपके माइंड में ऐसी कोई बात ना आ सके जिससे कि आप सेल्फ ग्रोथ कर सको। तो नार्सिसिस्ट की सोची समझी प्लान होती है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में आप पूरे कंफ्यूज्ड रहते हो एक नार्सिसिस्ट के साथ, जिस वजह से आप अपने लिए ज़िंदगी जी ही नहीं पाते हो। आप सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला कर ही नहीं पाते हो। तो इसलिए स्टार्टिंग में नार्सिसिस्ट पकड़ में नहीं आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट अपनी आधी ज़िंदगी बीत जाने के बाद ही क्यों अपना असली रंग एम्पैथ को दिखाना स्टार्ट कर देता है। इसके पीछे वजह ये है कि जो नार्सिसिस्ट स्टार्टिंग से कर रहा था, तब भी उसके रंग दिख रहे थे, लेकिन आप नोटिस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो आपको कन्फ्यूजन में रखा था। लेकिन धीरे-धीरे आप उन सारे पैटर्न्स को समझ रहे होते हो, डिकोड कर रहे होते हो कि ये जो आपकी लाइफ चल रही है, ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ जाते हो। बहुत से एम्पैथ्स जो है, ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपने आप को स्पिरिचुअल बना लेते हैं और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं, ईश्वर की भक्ति, जिस वजह से उन्हें लाइफ में ये इस बात को मैं बीच में काट रही हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एम्पैथ्स का गॉड के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है। क्योंकि जैसे ही एम्पैथ की लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉइल होती रहती है, अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो है ना बहुत लंबा पीरियड चलते रहता है। नार्सिसिस्ट थका देने वाली ज़िंदगी जो एक एम्पैथ को देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखना, कभी बहुत ज़्यादा प्यार बरसाना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से एम्पैथ पूरा अंदर से मतलब ड्रेन आउट हो जाता है। अब कुछ करने लायक उसके माइंडसेट रहती ही नहीं है, मतलब कुछ नया सोचो, कुछ नया करो, ऐसे एम्पैथ के मन में आता ही नहीं है और बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट उन्हें वैल्यू नहीं देते हैं। नार्सिसिस्ट कहीं न कहीं उनका बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो कभी खुश रहते हुए दिखते ही नहीं हैं एम्पैथ के साथ। फिर ऐसी सिचुएशन में एम्पैथ्स स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव हो जाते हैं। तो जैसे ही स्पिरिचुअलिटी को वो एक्सेप्ट करते हैं, उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी एम्पैथ को बहुत ही स्टेबल करना स्टार्ट कर देती है। तो नार्सिसिस्ट के इस तरह के बिहेवियर को हमेशा बर्दाश्त करते हुए एम्पैथ भी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है, पूरा थक जाता है अंदर से और वो खुश नहीं रहता है। एम्पैथ काफ़ी लंबे समय से नाखुश रहने की वजह से कहीं न कहीं अंदर खालीपन रहता है कि वो एक मैरिड पर्सन होने के बावजूद भी एक सिंगल पर्सन की तरह लाइफ जी रहे होते हैं, सिंगल पार्टनर या सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर की तरह लाइफ जी रहे होते हैं। ये अंदर से ये बहुत ही परेशान करने वाली बात होती है। तो कहीं न कहीं वो बहुत बेचैन होते हैं, बहुत लोनली फ़ील करते हैं और इतने दुखी होते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। एम्पैथ्स का गॉड के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। ये एक वो सिचुएशन है जब एक एम्पैथ अंदर से जाग जाता है, फिर स्पिरिचुअलिटी को वो अपना लेता है। फिर ऐसी सिचुएशन में जब एम्पैथ्स मेडिटेशन करते हैं या फिर गॉड पे बहुत ज़्यादा ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तब उनके लाइफ में बहुत से बदलाव आने लगते हैं। अचानक से मतलब उन्हें अपने आप पता चलने लग जाता है, कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाता है उनकी लाइफ में कि अब उन्हें लाइफ में क्लैरिटी मिलने लगती है
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको हमेशा एक राइट डायरेक्शन दिखाती है। क्योंकि परेशान और अशांत मन कभी भी सही फैसले नहीं ले सकते हैं, और चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा-सा माइंड भी शांत होना ज़रूरी होता है। तो स्पिरिचुअलिटी आपको वो सारी चीज़ें सिखा देती है, और आप अंदर से इतने शांत हो जाते हो स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद। मेडिटेशन करते हो, चैंट करते हो, बहुत सी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हो, जिस वजह से आप पूरे बदल जाते हो। फिर आपकी लाइफ में क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। फिर एम्पैथ जो है नार्सिसिज्म को बहुत अच्छे से समझने लगता है। अब वो पास्ट के सारे पैटर्न्स को डिकोड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आधी ज़िंदगी बीत जाने के बाद ही क्यों नार्सिसिस्ट अपना असली रंग दिखा रहा है? क्योंकि अब आप उसे बोरिंग लग रहे हो, क्योंकि आपने अब उसके पैटर्न्स को समझा है। नार्सिसिस्ट को गेम खेलने में तब तक मज़ा आता है जब तक आपको वो बेवकूफ़ बना सकता है। जब तक आप उसके हर वो बात में उलझे रहते हो, जैसी दुनिया वो दिखा रहा है, वैसी ही दुनिया आप जीने के लिए मजबूर नहीं होते हो, तब तक नार्सिसिस्ट को आपको कंट्रोल करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही वो समझ जाता है कि अब आप उसके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हो, अब आप अलर्ट हो गए हो, अवेयर हो गए हो, तो नार्सिसिस्ट अंदर से बहुत डर जाता है। लेकिन अब उसे आप बोरिंग लग रहे होते हो, क्योंकि अब आपने हो सकता है ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया है नार्सिसिस्ट के साथ। फ्यू वर्ड्स में आप बात कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि उसको रिएक्शन दोगे तो लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाएगा, जिस वजह से मैटर सॉल्व होने के बजाय और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक नार्सिसिस्ट के साथ जो लाइफ जी रहे होते हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि घर का माहौल कितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है। एनी टाइम अशांति फैली हुई रहती है घर में, मतलब लड़ाई झगड़ा, नोक-झोंक, बिना मतलब के, मतलब आपको पता भी नहीं रहेगा, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे छोटे से छोटे मैटर पे इतना बड़ा झगड़ा कब क्रिएट हो गया, और फिर उसके बाद आपको सारा दोष आप पे डाल दिया जाता है कि आपकी वजह से हो रहा है। आप थोड़े से मेंटली अनस्टेबल होते जा रहे हो। आप जो हो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, आप में बहुत ज़्यादा ईगो है। ये सारी चीज़ें ना आपको बोली जाएगी, क्योंकि नार्सिसिस्ट को अपने पे कोई चीज़ लेनी नहीं रहती है। वो हर बात जो है एम्पैथ पे ही डाल देते हैं। नार्सिसिस्ट की लाइफ में वैसे भी सप्लाइज़ की कमी नहीं रहती है। वो जहाँ आप कहीं भी जाते हैं, अपने वर्क प्लेस में या पड़ोस में या फिर जहाँ भी, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने फैन्स बना ही लेते हैं, उनके साथ लगातार बात करने में लगे रहते हैं। अपने वर्क प्लेस में भी कोई न कोई उन्हें मिल ही जाते हैं, क्योंकि वो बाहर कहानियाँ बना लेते हैं कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी वो झेल रहे होते हैं। तो इसी तरह वो सिंपैथी गेन करके, लोगों को इमोशनल करके अपनी ओर खींच लेते हैं, और सामने वाले को पता नहीं होता है कि नार्सिसिस्ट उन्हें भी जाल में फँसा रहा है। अब नार्सिसिस्ट को डर लगा रहता है कि कहीं आप उसके हाथ से छूट ना जाओ। अब वो प्यार नहीं होता है, वो एक तरह का कंट्रोल छूटने का डर होता है, क्योंकि अब तक आपने उसके लिए हर वक़्त अवेलेबल रह के, उसे जब जो चाहिए था उसकी नीड पूरी करके दिए थे। जब उसे जो खाना था वो बना के दिया, आपने उसके कपड़े प्रेस करके दिए, जब भी उसे पार्टी में जाना था, आप उसके हर वो चीज़ के लिए अवेलेबल रहे। अब नार्सिसिस्ट को लगता है कि कहाँ, मतलब ये सब कुछ छूट जाएगा, उसे इस बात का दुःख होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, नार्सिसिस्ट यदि आपके सामने आके झूठ-मूठ के आँसू भी बहा रहा होता है, या बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल वाली बातें करने की कोशिश भी करता है, तो उसे प्यार समझ के धोखा धोखा मत खाइएगा, धोखे में मत रहिएगा। वो प्यार नहीं होता है, एक्चुअल में उसका कंट्रोल छूट रहा होता है, क्योंकि आप उसके लिए ये सब चीज़ें कर चुके हो पास्ट में। क्योंकि अब हो सकता है आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हो, या ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे फ्यू वर्ड्स में आप यस, नो, थैंक यू वाली बातें कर रहे हो। ठीक है? आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगी, ग्रे रॉक टेक्निक क्या होती है। और आप ये सब चीज़ें जब कर रहे होते हो तो नार्सिसिस्ट को अब आप बोरिंग लग रहे होते हो, क्योंकि आप रिएक्शन नहीं दे रहे होते हो, ये सारे केओस से, प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो अब नार्सिसिस्ट को ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं, और ऐसा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आता है जहाँ पे कुछ ऐसा थ्रिल में, मतलब थ्रिल नज़र ना आए, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो। उसको ये माहौल बहुत ही बोरिंग सा लगता है। वो शांत माहौल में नार्सिसिस्ट रह ही नहीं सकते हैं।
उनको एनी टाइम कुछ न कुछ ऐसे हंगामा, कुछ थ्रिल चाहिए, घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होते रहना चाहिए। उसको जो आप रिएक्शंस देते हो ना, उसके ईगो को बूस्ट मिलता है, उसके नार्सिसिज़्म को बूस्ट मिलता है। तो नार्सिसिस्ट एक तरह के एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, वो आपके अंदर से पूरी एनर्जी छीन लेते हैं और उनके अंदर के नार्सिसिज्म को एक ईंधन मिलता है। आपका जो एनर्जी है, आप उस पे जो रिएक्शन दे के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों से ही उसे ईंधन मिलता है। तो उसके नार्सिसिज्म को बढ़ावा मिलता है इन चीज़ों से। अब नार्सिसिस्ट और भी ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं। अब उसको पता है कि आप उसकी झांसे में नहीं आ रहे हो। आप उसको रिएक्शन भी नहीं दे रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो, बिल्कुल बहुत फ्यू वर्ड्स में जवाब दे रहे हो। अब नार्सिसिस्ट को कुछ भी करके उसको रिएक्शन चाहिए आपसे। वो क्या करेगा? सीन क्रिएट करेगा। कुछ तो माहौल ऐसा बना देगा जिससे कि आप वो चीज़ देख के सवाल ज़रूर करोगे। ऐसा आप याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ तो ऐसा सीन क्रिएट करेगा जिससे कि आपको थोड़ा अंदर से गुस्सा भी आएगा। आप चाहे कितना भी ग्रे रॉक टेक्निक इस्तेमाल करो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहो, बाउंड्रीज सेट कर लो। लेकिन जब नार्सिसिस्ट जब नार्सिसिस्ट जान जाता है कि आप कुछ तो भी आप अलर्ट हो रहे हो, तो वो भी माइंड गेम खेलते हैं। फिर वो ज़्यादा और आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हरकतें कर जाएँगे, फिर आपको अंदर से इतनी चिढ़, इतना गुस्सा आ जाएगा कि आप फिर सवाल करोगे ही करोगे, कुछ तो ज़रूर बोलोगे। फिर वहीं वो पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार नार्सिसिस्ट श्योर रहते हैं कि अब आपको अपनी लाइफ से डिस्कार्ड करना है। तो ये होता है डिस्कार्ड फेज़, जब नार्सिसिस्ट को पता चल जाता है कि अब आप समझ चुके हो और आप अलर्ट हो रहे हो, आप उसके कंट्रोल से छूटते जा रहे हो, अब वो आपको डिस्कार्ड करने की सोचेंगे। उसकी लाइफ में ऑलरेडी सप्लाई आ चुके हैं या फिर किसी की तलाश में है या फिर कहीं न कहीं बात चल रही होती है उनकी। तो वो आपको डिस्कार्ड करने की सोचेंगे और ऐसे सीन क्रिएट करके फिर उसके बाद वो आपसे अलग होने की बात करेंगे। तो नार्सिसिस्ट ऐसा करते ही हैं और जो नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पाते तो उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि अब भी उनका कंट्रोल जो है उनके पार्टनर पे बचा हुआ है। कई सारे लोग हैं मुझे ये सवाल करते हैं कि हम काफ़ी सालों से नार्सिसिस्ट को झेल रहे हैं, हमारा पार्टनर नार्सिसिस्ट है, लेकिन क्या करें वो हमें छोड़ नहीं रहा है। तो इसके पीछे वजह ये है कि अब भी वो आप पे कंट्रोल कर रहा है। वो कंट्रोल आप करने दे रहे हो, जिस वजह से वो आपको छोड़ने की अभी भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसे पता है जितना ईज़िली आप अवेलेबल हो, हर कोई नहीं रहेगा, चाहे न्यू सप्लाई ढेर सारे क्यों ना मिले उसे। तो इसलिए अभी आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना है। आपने बहुत फ्यू वर्ड्स में ही बात करना है ऐसे पर्सन से, जिसके साथ आप इतनी ज़िंदगी तो वेस्ट कर ही चुके हो। अब बची-कुची ज़िंदगी को यदि आप बचाना चाहते हो। हाँ, ये भी है कि बहुत से लोग जो है, इतनी ज़िंदगी बीत जाने के बाद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने की वजह से नार्सिसिस्ट से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने की वजह से। क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी फाइनेंशियली स्टेबल होने नहीं देते हैं अपने पार्टनर को। क्योंकि उसे पता है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तो स्टार्टिंग में ही आप अलर्ट हो जाओगे या उसके साथ जो परेशानियाँ आप झेल रहे हो, इतना लॉन्ग टर्म तक आप क्यों झेलोगे? आप कब क्या उसे छोड़ चुके रहोगे? तो नार्सिसिस्ट को पता होता है कि आपकी वीकनेस क्या है। वो फाइनेंशियली आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको बांधे रखा है और आप भी फाइनेंशियली स्टेबल न होने की वजह से उसे छोड़ भी नहीं पाते हो। तो ये रीज़न आता है, इसलिए मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में जो भी टैलेंट होगा, आप जितना भी एजुकेटेड होंगे, आपके अकॉर्डिंग कुछ न कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल लाइफ होती है नार्सिसिस्ट के साथ। नार्सिसिस्ट आगे लाइफ में कब क्या करेगा, इसकी कभी कोई गारंटी नहीं रहती है। नार्सिसिस्ट की लाइफ में सप्लाइज़ की कमी नहीं होती है और वो जब डिस्कार्ड करने की सोचता है, तब वो किसी की सुनता भी नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें आ जाती है, तब वो बहुत ज़्यादा और हर्ट करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट के लाइफ में ऑलरेडी सप्लाई रहने के बावजूद भी
वो आपको छोड़ते नहीं हैं क्योंकि आप पे अब भी वो कंट्रोल हासिल कर पा रहे हैं। नार्सिसिस्ट को यही लगता है कि जब तक वो आप पे कंट्रोल कर पा रहा है, तब तक वो आपको अपनी लाइफ में उसी तरह आपको एक कठपुतली की तरह नचाते रहे और वो जो सप्लाई है उसे भी कंट्रोल कर पा रहा है। तो एक तरह से नार्सिसिस्ट को थ्रिल मिल रहा है, हर तरीके से वो कंट्रोल कर रहा है हर किसी को। तो ये नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं और यदि आप पे कंट्रोल हासिल करना मुश्किल हो जा रहा है तो वो आपको डिस्कार्ड ज़रूर करने की सोचेंगे। इसके लिए वो इसी तरह के पैंतरे आज़माते हैं, हमेशा वो कुछ न कुछ सीन क्रिएट करेंगे, झगड़े क्रिएट करेंगे जिस वजह से आप कुछ बोल दो और फिर उसके बाद वो सीधे तौर पे डिवोर्स की बात कर सके। तो चलिए अब देखते हैं कि जब एक एम्पैथ अवेयर हो जाता है कि उसका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तब ऐसी सिचुएशन में एम्पैथ ने क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एम्पैथ ने वो पास्ट में हुए लॉस के बारे में ना सोचते हुए, क्योंकि वो तो चलो खैर सबके मन में आता ही है कि इतनी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई है, मतलब दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको उस सिचुएशन से बाहर निकल कर फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आपने कौन-सा वो स्टेप लें। क्या नार्सिसिस्ट के साथ आप पूरी ज़िंदगी इसी तरह जीना चाहते हो? या फिर आप उसे क्लियर बात करके उससे दूर हो जाना चाहते हो? या फिर आप उसके साथ बाउंड्रीज़ सेट करके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ सेट करके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह के उसके साथ रहते हुए भी इसी तरह की ज़िंदगी जीना पसंद करोगे? और एक ऑप्शन है कि आप उसकी तरफ से ध्यान हटा के अपने आप पे फ़ोकस करके फाइनेंशियली जब तक आप स्टेबल नहीं होते हो, तब तक की ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। एक बार यदि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ भी गलत भी कर देता है नार्सिसिस्ट, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पैसे की मदद कोई करने के लिए आगे नहीं आते हैं। इंसान उसी वजह से परेशान हो जाता है कि आगे मेरा होगा क्या? थोड़ा ना थोड़ा आप फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए स्टेप्स ज़रूर उठाइए। उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए जहाँ से आपका थोड़ा बहुत अर्निंग सोर्स आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इतने सालों की ज़िंदगी जो आप नार्सिसिस्ट के साथ जीते आए हो और अचानक से अब आपको सब कुछ पता चल रहा है कि कितनी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी थी, कितनी परेशानियाँ थी। हर वो चीज़ आप अकेले से करते आए हो भले ही आपके बच्चे रहे हो, आपकी फैमिली बड़ी रही हो, लेकिन आप अकेले से ही सब कुछ मैनेज कर रहे थे। उस फैमिली में आप एक सिंगल पैरेंट का काम कर रहे थे। और काफ़ी साल की ज़िंदगी एक नार्सिसिस्ट के पीछे बर्बाद हो जाने के बाद अब आप अवेयर हो जा रहे हो, तो कहीं न कहीं आप फिज़िकली और मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो। आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको खुद को वक़्त देना है। आप नेचर से कनेक्ट हो जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, सबसे बेस्ट वही रहेगा क्योंकि देखिए ऐसी सिचुएशन में यदि आप थर्ड पर्सन में अपनी हैप्पीनेस ढूँढने जाओगे, क्योंकि आप लोनली फ़ील कर रहे हो। जनरली लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वो बहुत लोनली फ़ील करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब उनका कोई नहीं है, अब वो अकेला पड़ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि किसी और से थोड़ा भी बहुत सिंपैथी या फिर थोड़ा प्यार भी मिल जाए, तो आपको ऐसे डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना, वैसी वाली बात आ जाती है। तो चांसेस बहुत रह सकते हैं कि प्यार में पड़ जाने की, लेकिन ये प्यार नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये प्यार नहीं होता है। सामने वाले जो है आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। मतलब होते हैं, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। सामने वाला परेशान है, उसको उससे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन आपकी परेशानी में भी उसको कुछ न कुछ फ़ायदा लेना रहेगा। ये हो सकता है। जब आप अंदर से इतने परेशान हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप डिसीज़न्स कैसे ले सकते हो? प्यार-मोहब्बत की बातों के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई और पर्सन यदि आपको ऐसे सिचुएशन में थोड़ा वक़्त दे रहा है, प्यार करने की बात कर रहा है या फिर इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल होके या फिर आपको वैल्यू दे रहा है या फिर आपके साथ बहुत इमोशनल अटैच कोई थर्ड पर्सन यदि ऐसी सिचुएशन में आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली बातें कर रहा है या फिर आपको वैल्यू दे रहा है,
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी आपका ये राइट टाइम नहीं है डिसीजंस लेने का, क्योंकि ये सिचुएशन आपको खुद को मतलब खुद को समझने का टाइम है ये। तो ऐसे सिचुएशन को आप समझिएगा, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि इस सिचुएशन में किसी थर्ड पर्सन में आप बिलीव करके, ट्रस्ट करके, चाहे वो सेम जेंडर हो, चाहे अपोज़िट जेंडर हो, बहुत गहरी दोस्ती भी बनाने की कोशिश मत कीजिए या किसी के प्यार में पड़ने की कोशिश भी मत कीजिए। ये सबसे बड़ी भूल या गलती हो सकती है, क्योंकि अभी एक सिचुएशन से आप बाहर आए ही नहीं हो, किसी और सिचुएशन में फँसने की चांसेस भी हो सकते हैं। तो अभी आपको खुद को वक़्त देना है, खुद से प्यार करना है, अपना सेल्फ ग्रोथ करना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, नेचर से कनेक्ट होना है। हो सके तो आप बाहर में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए। लोगों से बात करने में गलत बात नहीं है, लेकिन किसी ख़ास पर्सन से आप जुड़ने की कोशिश करोगे, कोई और आपको टाइम दे रहा है ये सोचकर, तो ये गलती मत कीजिएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप एम्पैथ हो, तो आपको अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए। किसी और पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करके ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप के लिए परेशानी का माहौल खड़ा कर सकते हो। ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को वक़्त दीजिए, नेचर से जुड़िए। हाँ, फ्रेंड्स बना सकते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो, लेकिन किसी ख़ास व्यक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन आपको और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अभी आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है। आप इमोशनली अभी बहुत ज़्यादा वीक हो, लेकिन अभी आपको खुद को समय देना है, किसी और के झांसे में नहीं आना है। तो यहाँ पे यदि आप जीत गए तो फिर मान लीजिए कि आगे की जर्नी आपकी बहुत ईज़िली कट जाएगी और आप जो हो आगे आने वाले फ्यूचर में अपने आप को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखोगे और आपकी लाइफ़ जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। आप जो चाहते थे, इतने सालों से जो करना चाहते थे, जो आपने ड्रीम्स पाल रखे थे, आप यदि उस पे वर्क करोगे, तो आप देखोगे कि कहीं न कहीं आपके लिए ये एक वरदान साबित हो रहा है, तो फिर वो कुछ न कुछ तो आप कर ही लोगे, आपको पूरा भरोसा है। तो खुद से जुड़िए, खुद को वक़्त दीजिए और आगे आने वाली लाइफ़ को आप पूरे खुले माइंडसेट के साथ उसका वेलकम कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते ज़रूर जाइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो रिलेटेबल लगे तो जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, एक हाइप तो बनता ही है। अगर आप मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, यदि आप अपनी लाइफ़ की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो या कोई ऐसे सवाल हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो, ताकि और लोग भी जब इसे रीड करें तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।